फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को ज्ञानेश्वर गौतम का नमस्कार। आज हम हैं पटना में और हमारे साथ आज के अतिथि हैं संजय कुमार जी, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं पटना के। संजय कुमार जी की रुचि जो है वो खेल की तरफ ही रहती है और इन्होंने अपने लेवल से कुछ तैयारियां की हैं। खेल के जो मैदान हैं, जो एबेंडन पड़े हुए हैं, उन मैदानों को दुरुस्त करने के लिए। आइए बात करते हैं सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपका भी नमस्कार। क्या प्लानिंग है? शिक्षा की स्थिति तो दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है, ये हम लोग को भी दिख रहा है, लेकिन खेल के साथ शिक्षा के साथ साथ खेल की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास बच्चों का तभी संभव है। तो खेल के लिए क्या योजनाएं हैं और कैसी तैयारी आपकी चल रही है इस दिशा में? एक्चुअल में जब से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मतलब यह सोचने लगे हैं कि हमें पढ़ने लिखने से लाभ होगा और खेलने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आज की तिथि वैसी नहीं है। पहले कुछ दिन पहले तक ऐसा सोचते थे लोग, लेकिन अब अभिभावक भी खेल में रुचि जताने लगे हैं, लेकिन उनको खेलने की जगह नहीं मिल रही है। गली गली में जहाँ जगह मिलती है, बच्चे आकांक्षी होते हैं खेलने के लिए, उनको जगह नहीं मिलती है। कई हमारे विद्यालय हैं जिसके प्रांगण में जगह है, लेकिन वह समतल नहीं है। समतल नहीं होने से बच्चे रुचि नहीं लेते हैं और ख़ास छोटा सा कॉर्नर में खेलने लगते हैं। तो विभाग की योजना है कि आधारभूत संरचना के अंतर्गत ना सिर्फ बिल्डिंग्स ही बने, क्लासरूम ही बने, क्लासरूम के बाहर भी बहुत कुछ होता है, तो खेल के मैदान को भी ठीक करें। तो अभी हम लोग बहुत तेज़ी से चहारदीवारी निर्माण का काम कर रहे हैं। चहारदीवारी के निर्माण होने से एक कैंपस हमारा डेवलप होगा। कैंपस डेवलपमेंट में समतलीकरण, जो पहले कभी मनरेगा के भरोसे हम लोग रहते थे, लेकिन विभाग ने ये खुली छूट दी है कि आप समतलीकरण करके मैदान को अच्छा कीजिए और उसको ईंट या फिर किसी वैसी चीज़ों से मत उस पर ये कीजिए, बल्कि मिट्टीकरण करने के बाद उसको समतल रहने दीजिए ताकि बच्चे खेलें और उनको चोट ना लगे। आपके यहाँ मिलर स्कूल के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जी, जिस ग्राउंड को अगर क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि उससे खिलाड़ियों को बड़ी लाभ और बहुत सुविधा मिलेगी। मिलर स्कूल दो पार्ट में, मतलब जो आप कह रहे हैं वो ग्राउंड बगल में ही है, उसमें प्रायः कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। बड़ा सा ग्राउंड है, उसको ठीक कराना ज़रूरी होगा। आज मैं संजोग से मिलर स्कूल गया था और उसके अंदर जो कैंपस है, जो भवन बने हुए हैं, वहाँ भी खेलने की जगह कम थी। वॉलीबॉल का या फिर कबड्डी के लिए कोर्ट बन सकता था, बैडमिंटन कोर्ट बन सकता था। तो पुरानी बिल्डिंग्स वहाँ जो हैं जर्जर अवस्था में, उसको तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। तो तोड़ने से अंदर में तो बन जाएगा इंडोर टाइप का जो भी खेल कूद कार्यक्रम होगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं क्रिकेट के लिए या फिर फुटबॉल के लिए बड़ा मैदान चाहिए। तो मुझे चूँकि ये अनुभव नहीं है कि वो कितना बड़ा मैदान है, मतलब अनुभव का मतलब हम देखे नहीं हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किए हैं, लेकिन लगता है कि उसमें बनाया जा सकता है। और पिछले दिन हमारे एस साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें उन्होंने कहा भी था कि वहाँ पर हमने खेल कूद के लिए कोई गतिविधि के लिए हम स्टेडियम बनाएं या कुछ कराएं। तो एक टीम गई हुई थी, जैसा कि वहाँ के हेडमास्टर ने बताया, कोई टीम गई हुई थी उसकी जांच के लिए कि क्या इसमें कौन सा स्टेडियम या कौन सा खेल का मैदान या किस खेल के लिए ग्राउंड बन सकता है। तो बने तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं भी चाहता हूँ। मतलब चाहते हैं आप लोग कि ग्राउंड बने। बिल्कुल। एक और मैदान आपके पास बहुत बढ़िया मैदान है यहाँ स्टेडियम के सामने, राजेंद्र बालिका मध्य विद्यालय करके शायद कोई विद्यालय है। नहीं, उच्च विद्यालय, राजेंद्र उच्च विद्यालय जी, उसका भी मैदान बहुत बढ़िया मैदान है और उस मैदान को भी डेवलप किया सकता है। हाँ, तो वहाँ तो अभी बाउंड्री हम लोगों ने कराया है और उसके खेल के मैदान को भी डेवलप कराया जाएगा हर स्कूल की। मतलब ये नहीं कि ये आप जो देख रहे हैं यही, छोटा बड़ा जो भी स्कूल है, जितना भी ग्राउंड है उसका मतलब परिसर है, उसको अच्छा किया जाएगा। ये प्राथमिकताओं में है, ये प्राथमिकता में है। मतलब आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा सकती है कि पटना में सरकारी विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेल कूद का वो बेहतर होगा। विभाग ने तो पूरे बिहार के लिए किया है। हम चूँकि पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि खेल के मैदान डेवलप नहीं, अभी संदर्भ पटना ही है, हम पटना के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पटना में क्योंकि पटना देश की, बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी में अगर डेवलपमेंट बढ़िया होगा तो मुझे लगता है कि इसको देख के अन्य जिलों में भी स्थितियाँ सुधरेगी। हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए। अच्छा सर, अब एक अंतिम सवाल, शिक्षा विभाग की बातचीत हो और के पाठक जी की चर्चा नहीं हो, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो क्या लगता है उनके जाने के बाद जिस ट्रेंड में पहले काम चल रहा था उसी ट्रेंड में काम चल रहा है या उसमें कुछ ढीला स्थिति देखी जा रही है? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप
अंतर क्यों, मतलब हम लोग जो क्रियान्वयन के लोग हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, वो जो भी निर्देश मिलेगा, जब जैसा निर्देश मिलता है उसी अनुकूल काम करता है। मतलब विकास की रफ्तार जो चल रही थी उसी तरीके से चलती तो रहेगी। चल ही रही है, सब काम चल रहा है, निरीक्षण हो रहा है, आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट हो रहे हैं, बेंच डेस्क की उपलब्धता हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, विद्यालय खुल रहे हैं, सारा काम चल रहा है और चलेगा ही। तो विद्यालय में सर जैसे एक चीज़ देखा गया था कि प्राइमरी स्कूल के बाद जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं उस समय आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है, मतलब ड्रॉप आउट होता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं उसके लिए कुछ प्लानिंग है क्या? जी, हमारे नए एसएस जो भी वर्तमान में हैं, उन्होंने प्लानिंग किया है कि जो भी निरीक्षित पदाधिकारी होंगे वह सिर्फ विद्यालय का निरीक्षण ही नहीं करें, उनको उस पोषक क्षेत्र के लोगों से भी मिलना है, बात करना है, और मिल जाए कोई बच्चा बाहर खेलते हुए तो उससे भी टीका टिप्पणी करनी है कि भाई तू क्यों बाहर खेल रहे हो, क्या वजह है। और अभी मैं जस्ट मिलर स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर 26 शिक्षक हैं और लगभग 600 बच्चे का एडमिशन है। मैंने उनको ड्यूटी दिया है, ड्यूटी इन द सेंस कि उनसे प्रे किया है, अनुरोध किया है कि 25 बच्चे का एक लिस्ट एक आदमी के पास होना चाहिए, ताकि वो अगर एब्सेंट हो रहे हैं तो उन बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारे शिक्षक हमें खोज भी रहे हैं। तो ये हम सभी शिक्षकों पर सोच रहे हैं कि ये फार्मूला लागू करें कि कुछ बच्चों का मतलब वो दायित्व लें, जिम्मेदारी लें कि ये बच्चे खेलने चले जा रहे हैं तो ठीक है, खेलने की अच्छी बात, लेकिन स्कूल छोड़ करके खेलने गए हैं ये अच्छी बात नहीं है, या गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या बाल श्रम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो उनकी ट्रैकिंग हो। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ट्रैक करने का शुरुआत कर दिया था। कुछ लोगों को जो फेल कर गए थे बच्चे 10th में, उनको फ़ोन जा रहा था विभाग की ओर से, हमारे कार्यालय की ओर से, तो आप हो कहाँ, आप फेल कर गए थे बी बॉस में, आप एडमिशन लो और वहाँ एग्ज़ाम्स दो। तो तैयारी तो हर तरह से अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ की तरफ एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय। तो सरकारी विद्यालय में जहाँ सुविधाएं सारी तरह की हैं, इसके बावजूद हमारी जो स्थिति है वो स्थिति निजी विद्यालय से हम कम्पीट क्यों नहीं कर पाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कम्पीट करने की बात है नहीं, आपने एक मुहिम चलाई थी मोतिहारी में जब आप थे, और मुझे लगता है कि 4-5 विद्यालय को चिन्हित करके आपने उसको मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी करवाई थी। मोतिहारी में काफ़ी विद्यालयों में सुधार हुआ था और ख़ास करके सरकारी विद्यालयों पर अभिभावकों का विश्वास बना था। मैं वहाँ था तब भी अभिभावक कई नाम लिखाने के लिए हमारे सरकारी विद्यालय में आते थे। और यहाँ भी मैं विगत 3 महीने में देखा हूँ कई निजी विद्यालय से बच्चे को निकाल के सरकारी विद्यालय में आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। रही बात की एक ट्रस्ट की बात है, लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होता। अभी बीपीएससी से बहुत सारे शिक्षक हमारे हैं, पहले शिक्षकों की कमी थी, लोग यह सोचते थे शिक्षक नहीं हैं, कम हैं तो पढ़ाएंगे क्या। लेकिन अब विषय के भी शिक्षक हैं, अभी टियर 3 की फिर बहाली होने वाली है, तो मेरे कहने में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, इससे एक माहौल बना है और विश्वास भी जगा है। अभी आधारभूत संरचना में भी हम लोग कमज़ोर थे थोड़ा, वो भी संरचना बन रही है। क्योंकि देखिए, हम लोग लगभग 80-85% बच्चों का कवरेज हमारे सरकारी विद्यालयों में, 10-15% या 20% का कवरेज है। और निजी विद्यालय में कोई पढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब पढ़ाई से कितना संतुष्ट हैं वो उनके अभिभावक पर निर्भर करता है। आज भी मैं कहूँगा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हमारे जो हैं, जो निजी विद्यालय को छोड़ के हमारे सिस्टम में आए हैं, बीपीएससी में आए, तो वही शिक्षक हैं यहाँ पढ़ाने के लिए आए। तो पढ़ाई का स्वरूप सिर्फ यह बदलता है कि हमारी जो बच्चों की उपस्थिति की है वो इंश्योर नहीं हो पाता। अभिभावक थोड़ा अनमेस्क है। मेरा यह मानना है कि अभिभावक, शिक्षक और छात्र तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सुंदर समाज बनाने की। और मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ, वो फार्मूला है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होता है, और उसमें 3 ही कोण होगा, मतलब 3 वर्टेक्स होगा। एक जीएसटी होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, हम जो फार्मूला बता रहे हैं वो जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट और टी से टीचर। एक वर्टेक्स पर जी रखिए, मतलब गार्जियन को रखिए, दूसरे वर्टेक्स पर स्टूडेंट को और तीसरे पर टीचर को, और तीनों की समानांतर जिम्मेवारी बने। समान जिम्मेवारी, मतलब 33.33% की गार्जियन की जिम्मेवारी है बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और उनको पढ़ने का मौका दें। स्टेशनरी का सामान, जो भी चीज़ें हैं, ये उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और बच्चों की भी जिम्मेदारी होगी कि उसके एवज में रिजल्ट दें। इन द सेंस कि कुछ माँ बाप के जो भी कार्य होते हैं छोटे मोटे घर के, जैसे पानी पापा को देना है, कितना आसान काम है, देंगे तो पापा खुश होंगे, तो उनको सब कुछ की सुविधाएं मिलेगी। तो एक कम्बिनेशन हो चाहिए। टीचर को गार्जियन से मीट करना चाहिए, जो मंथली होता है या साप्ताहिक होता है, जो आपके बच्चे डॉक्टर बनने लायक हैं, बायोलॉजी अच्छा है, आपके बच्चे इंजीनियर बनने लायक हैं, ये आपके बच्चे टीचर बनने वाले हैं, आपके बच्चे तैराकी में अच्छा करें, क्रिकेट में अच्छा करें, ये हुनर उनमें क्या है, ये ढूंढना काम है शिक्षक का। और अगर बता देते हैं अभिभावक को
तो अभिभावक खुश होंगे कि हमारे बच्चे के विषय में टीचर चिंता कर रहे हैं, और बच्चे से वही करवाएंगे जो वो एबल। जैसे हम उम्मीद कर लेते हैं IAS बनेगा, लेकिन उसकी रुचि पढ़ने में नहीं है, उसकी क्रिकेट में रुचि है, क्रिकेट की ओर मोड़ देंगे। अगर पहले पता चल जाएगा कि तैराकी में अच्छा है, वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, तो बैडमिंटन अच्छा खेलता है, हम उस खेल की ओर ले जाएंगे। या अगर उसका मैथ बढ़िया होता है, इंजीनियरिंग साइड में बैकग्राउंड, कंप्यूटर अगर वो उसको कंप्यूटर अच्छा जानता है, मोबाइल अच्छा चलाता है, तो उसको कंप्यूटर आज की तारीख में तो हर फील्ड कोई फील्ड ऐसा जी नहीं है। जी जी और हुनरमंद तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। अपने घर में अगर कोई तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है, इस तरह का काम भी अपने यहाँ करा देंगे आप? बिल्कुल। हम तो जब भी कभी बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं क्लासरूम में या शिक्षकों के ग्रुप में रहते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं, ताकि मेरी जितनी भी चर्चाएं होती है, 1 घंटे की चर्चा में 10 मिनट भी अगर उनके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा तो वो कुछ अच्छा ही कर लेंगे। इसलिए मैं तो रोज़ शिक्षकों के नाम अपील भी लिखता हूँ कि आप जो कर रहे हैं आप ही से समाज बनता है। ये तो आप बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग उसको देखते भी हैं। मैं आपको यह भी बताऊं कि तालीम जितनी अच्छी होगी जिस समाज में, समाज उतना ही विकासशील विकसित होगा। होता क्या है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हम शिक्षक हैं, हमारा बस है पाठ्यक्रम पढ़ा दें। जी नहीं, आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि मॉरल वैल्यूज भी डालिए। बच्चों में नैतिक मूल्य कम हो जाएगा, अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करेगा, तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? तो मॉरल वैल्यूज भी डालना है, हमें खेल कूद भी कराना है, हमें कुछ एक्टिविटी भी करानी है। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमें बोर्ड लटकाना है या फिर कोई मैप चिपकाना है, तो बच्चे में ये हुनर होना चाहिए। मैप कैसे चिपकेगा, कैसे कील ये होगा, ये शिक्षक को साथ साथ कराना चाहिए। जैसे स्कूल में हो रहा है, काम हो रहा है, तो शिक्षक खुद अपने हथौड़ी लिए, एक बच्चा है सर मैं लंबा हूँ मैं करता हूँ, करने दीजिए उसको। इससे क्या होगा, उसमें एक हुनर पैदा होगा, मतलब वो अक्लमंद। अच्छा सर, एक चीज़ अब ये बताइए कि जैसे शिक्षा विभाग में जो प्रणाली पहले थी, पहले मुखिया जी टीचर बहाल कर लिया करते थे, तो उस समय के जो शिक्षक थे और अभी जो BPSC से शिक्षक आए, तो क्या गुणवत्ता में कुछ अंतर दिखता है? देखिए ऐसा है कि मैं इतना ही कहूँगा कि बहाल चाहे जिस स्तर पर भी हो, लेकिन अगर अध्ययन छूटे नहीं किसी का तो गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। गुणवत्ता का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम अध्ययन करना छोड़ दें। नहीं, मतलब BPSC वाले जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स से उम्मीद कुछ ज़्यादा है। उम्मीद तब तक ज़्यादा है जब तक कि वो अध्ययन कर रहे हैं। बगैर अध्ययन के अध्यापन करते हैं तो उम्मीद क्या करेंगे? मैंने सभी शिक्षकों को अध्ययन भी करना चाहिए। बिल्कुल, अध्ययन ही है। पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है। स्वाभाविक है। अगर आप 1 घंटे का लेक्चर देते हैं, किसी को पढ़ाते हैं 1 घंटे, तो आपको 1.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये निरंतर पढ़ना पड़ेगा। ये मान के चलिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप अच्छे शिक्षक हो ही नहीं सकते। तो शिक्षक को तो अध्ययन करना ही चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि चाहे बहाल जो करे, मतलब वो नहीं, अगर लगातार कंटिन्यूअसली अध्ययन करते रहेंगे शिक्षक, तो कहीं पर उनको रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, और कहीं पर उनको ये कोई डांट नहीं सकता है, कोई उनको ये नहीं कर सकता कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते। अध्ययन छोड़ना नहीं चाहिए। आज भी मैं अध्ययन करता हूँ, मैं तो ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं अध्ययन करता हूँ इसलिए कि शिक्षकों के बीच रहता हूँ, और शिक्षक से जब अपील करता हूँ, जब आप पढ़िए, खुद नहीं पढ़ूंगा तो उनसे अपील कैसे करूँगा पढ़ने के लिए? मेरे साथ गाड़ी में अखबार और किताबें रहती है। अब मैं उनको भी कहता हूँ, डिक्की या पर्स, जो भी चीज़ें आपके साथ है, एक पतली सी किताब तो रखिए। लाइब्रेरी में आज भी मैं कहा था कि आप अगर बच्चे कम हैं, 2 दिन छुट्टी थी, बच्चे कम आए थे, तो मैंने कहा कि आप लाइब्रेरी से 2 पुस्तक निकाल लीजिए, बैठ जाइए 1 घंटा यहाँ। आपको तो रहना है 11:30 बजे तक, जो निर्देश है हमारे जिला पदाधिकारी का, तो 11:30 बजे तक क्या कीजिएगा? जब रहिएगा यहाँ तो कुछ तो अध्ययन करिए। और कैसे अखबार के अध्ययन से हम अच्छा कर सकते हैं, मैंने आज 15-20-18 टीचर थे, उनके बीच मैंने बताया एक विज्ञापन का क्या यूज़ कर सकते हैं, विज्ञापन से कैसे सीखा जा सकता है, इस विज्ञापन का क्या महत्व है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ था उसका भी विज्ञापन था। मैंने कहा इसे देख सकते हैं, इनमें किन किन का नाम लिखा हुआ है, कौन मिनिस्टर है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। और ये इतनी सी छोटी सी जानकारी में बहुत सारी जानकारी नीचे स्प्रेड कर सकते हैं। जनरल साइंस तो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि बस हमको एक किताब मिली और हम उसको पढ़ के पढ़ा दिए, इतना ही तक नहीं है, दूर तक जाइए। सोचिए कि अगर दार्जिलिंग की बात है, दार्जिलिंग है किधर, पूरब में है कि पश्चिम में है? बच्चे जाएंगे तभी क्या मौसम होगा, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, यहाँ इतना टेम्परेचर, वहाँ कम टेम्परेचर होने का कारण क्या होगा। तो हमको लगता है इसी सब वजह से ना स्कूल दर्शन का भी जो कार्यक्रम आप लोग का सरकारी विद्यालय में चलता है कि बच्चों को लेके दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ का जो पर्यटन स्थल है वहाँ घुमाते हैं, इस तरह की प्रक्रिया चलती है। तो ये थे संजय कुमार जी, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना आवश्यक है, और जब भी समय मिले तो निश्चित तौर पे पढ़िए। विद्यालय
सरकारी विद्यालय भी निजी विद्यालयों के साथ कम्पीट कर रहे हैं और ख़ास करके जो बीपीएससी के शिक्षक हैं उन शिक्षकों से बहुत उम्मीद है विभाग को कि आने वाले समय में शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा। धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।